तो सिर्फ हिस्ट्री से आपके आंसर्स नहीं मिलेंगे आपको। हिस्ट्री सिर्फ राइटिंग के बेसिस पे है। अब राइटिंग अगर हम ब्राह्मी देखें तो हमको 3rd सेंचुरी से ब्राह्मी मिलता है, 3rd सेंचुरी BC से। हम पॉटरी को इग्नोर नहीं कर सकते, हम कॉइन्स को इग्नोर नहीं कर सकते, हम क्लोथिंग को इग्नोर नहीं कर सकते, हम ओरल हिस्ट्री जो उसके साथ चला आ रहा है उसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो क्योंकि जो राइटर है वो हो सकता है कि बायस्ड हो, ये भी हो सकता है कि उसको किस सर्कमस्टांसेस में वो लिखने के लिए बोला गया हो या किसने बोला है, उन चीज़ों से भी काफ़ी बार चीज़ें इन्फ्लुएंस होती हैं। अभी ऐसे कोई एक्सकवेशंस चल रहे हैं क्या जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि might give us a lot of data, a lot of information about the past, about history? जैसे राखीगढ़ी का जो एक्सकवेशन हुआ था कुछ सालों पहले, वहाँ से हमको फर्स्ट हड़प्पन टाइम का DNA मिला है। Why were these countries so different from India? सिर्फ लोग ही हमारे अलग नहीं है, यहाँ पे जोग्राफी भी बहुत अलग है। हमारे पास रेन फॉरेस्ट भी हैं, तो हमारे पास एवरग्रीन फॉरेस्ट भी हैं, हमारे पास हिमालयाज भी है, तो हमारे पास एक बहुत ही वेरिड जोग्राफी है। If there was a place that you could take us through a time machine, what would that place be? कि what do you think is the future of archaeology in India and what is the future of history in India according to you? जो इंडिया की आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री है उस पे कितना इम्पैक्ट ब्रिटिशर्स ने डाला है, both negatively and positively? आप ये बताओ कि आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री और बाकी हिस्ट्री इसमें क्या मेजर डिफरेंसेस हैं? तो हिस्ट्री अगर हम वर्ड का डेफिनेशन से जाएं तो हिस्ट्री मतलब कि जब हम जहाँ से हमको रिटन सोर्सेस मिलना शुरू होते हैं, रिटन सोर्सेस की बेसिस पे जब हम पास्ट को रिक्रिएट करते हैं उसको हिस्ट्री बोलते हैं। और आर्कियोलॉजी मतलब ह्यूमन बींग्स से रिलेटेड जो भी हमको मटेरियल रिमेन्स मिलते हैं, वहाँ से आर्कियोलॉजी स्टार्ट होता है। तो वो रिटन हो या अनरिटन हो उससे मतलब नहीं है आर्कियोलॉजी को, बट हिस्ट्री के लिए वो रिटन सोर्सेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इंडिया एक बहुत इंटरेस्टिंग फेज में है इसमें, क्योंकि हमारे पास आर्कियोलॉजी है, हमारे पास प्री हिस्ट्री है, मतलब राइटिंग के पहले की चीज़ें जो हम स्टोन टूल्स हो गए वगैरह, तो वो हमारे पास है। हमारे पास रिटन मटेरियल है, जैसे हम अशोकन एडिक्ट्स बोल लो या बुक्स बोल लो, मैन्युस्क्रिप्ट्स बोल लो, वो भी हमारे पास है। अब ये दोनों के बीच में हमारे पास एक और चीज़ है जो कि रिटन है बट हमको उसका मतलब नहीं पता, जो कि है हड़प्पन स्क्रिप्ट। तो हम उसको रीड नहीं कर सकते। तो हमारे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फेनोमेनन है जिसको हम that is why we are like कि ब्रह्मी सबसे ओल्डेस्ट है that we can understand। हाँ, क्योंकि प्रोटो हिस्ट्री जो हम बोलते हैं वो इन दोनों के बीच में आता है कि लिखा हुआ तो है बट वी डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इट सेज। If I'm someone who is interested in history, why should I as a history enthusiast, और मतलब अगर मुझे जनरली भी जानना है मेरे देश का इतिहास क्या है, सो मुझे आर्कियोलॉजी की तरफ क्यों इंक्लाइंड होना चाहिए? देखो, सिर्फ हिस्ट्री से आपके आंसर्स नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि मैंने जैसे अभी आपको बताया कि हिस्ट्री सिर्फ राइटिंग के बेसिस पे है। अब राइटिंग अगर हम ब्राह्मी देखें तो हमको 3rd सेंचुरी से ब्राह्मी मिलता है, 3rd सेंचुरी BC से। इसके पहले ऐसे तो नहीं है कि कुछ था नहीं हमारे पास। तो अगर हम वो सब इग्नोर कर दें तो हम मतलब सिर्फ हिस्ट्री के बेसिस पे चलें तो वो सब हमको मिलेगा ही नहीं, या हम उसको स्टडी ही नहीं कर पाएंगे। प्लस अगर हम सिर्फ राइटिंग के बेसिस पे चलें तो ऐसा तो नहीं है कि बाकी चीज़ें वो कर नहीं रहे थे। हम पॉटरी को इग्नोर नहीं कर सकते, हम कॉइन्स को इग्नोर नहीं कर सकते, हम क्लोथिंग को इग्नोर नहीं कर सकते, हम ओरल हिस्ट्री जो उसके साथ चला आ रहा है उसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो सिर्फ राइटिंग के भरोसे हम कोई भी चीज़ के ऊपर नरेशन नहीं ले सकते, क्योंकि जो राइटर है वो हो सकता है कि बायस्ड हो, ये भी हो सकता है कि उसको किस सर्कमस्टांसेस में वो लिखने के लिए बोला गया हो या किसने बोला है, उन चीज़ों से भी काफ़ी बार चीज़ें इन्फ्लुएंस होती हैं। तो सिर्फ हिस्ट्री के भरोसे हम नहीं जा सकते। हमको अगर ब्रॉडर पिक्चर चाहिए या कंप्लीट पिक्चर चाहिए तो हमको आर्कियोलॉजी की तरफ देखना ही पड़ेगा। ओके, सो मैम आप कैन यू हेल्प मी गो थ्रू कि मान लीजिए अगर मैं आर्कियोलॉजिस्ट हूँ एंड आई एम गोइंग टूवर्ड्स अ साइट टू एक्सप्लोर इट, I mean, और मैंने कुछ पाया, how does that process go ahead as an archaeologist? What does the archaeologist do? So as an individual archaeologist, if you have to go for excavation, कोई भी आर्कियोलॉजी बिना एक्सप्लोरेशन के स्टार्ट नहीं हो सकता है। तो आपको पहले उस जगह को एक्सप्लोर करना है। आप सीधा जाके खोद नहीं सकते, आपको पहले देखना पड़ेगा कि वो साइट में खोदने का पोटेंशियल है या नहीं। तो सबसे पहले आप जाके एक्सप्लोर करते हो। तो एक्सप्लोरेशन एंड एक्सकवेशन ऐसे बोला जाता है आर द 2 स्ट्रॉन्ग पिलर्स ऑन विच आर्कियोलॉजी स्टैंड्स। तो पहले आप जगह को देखोगे, वहाँ पे आपको सरफेस पे कुछ मिल रहा है क्या। अगर आपको सरफेस पे कुछ मिल रहा है तो फिर आप सोचोगे कि उसको आगे खोदना है या नहीं। फिर आप लोकल लोगों को पूछोगे कि उनको क्या पता है इस जगह के बारे में, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि कोई अगर साइट हो जो कई सालों से जहाँ पे लोग रह रहे हैं या कई बरसों से रह रहे हैं, तो उसकी हाइट नॉर्मल ज़मीन से ज़्यादा होगी।
वो एक टेकड़ी जैसा लगेगा या पहाड़ी जैसा लगेगा, या हो सकता है कि वहाँ के सॉइल का कलर अलग हो। जैसे अगर हम महाराष्ट्र को स्पेसिफिकली देखें तो अगर बहुत कई सेंचुरी से अगर वहाँ पे ह्यूमन हैबिटेशन हो तो वहाँ की जो पूरी मिट्टी है वो थोड़ा वाइट कलर में बदल जाती है, जिसको लोकली लोग पांढर बोलते हैं। क्योंकि वाइट यानी पांढरा मराठी में कलर होता है। तो आप कभी भी अगर महाराष्ट्र में जाओ तो आप लोगों को पूछना पड़ेगा कि यहाँ कोई पांढर है क्या, तो वो बताएंगे आपको, तो आपको समझ जाएगा कि अच्छा ये ओल्ड सेटलमेंट है। Then we can explore फिर this. आप उसको एक्सप्लोर करोगे। हो सकता है आपको वहाँ पे पॉटशर्ड्स मिले, अगर आप बहुत लकी और आपको आर्कियोलॉजिस्ट की नज़र है तो शायद आपको कॉइन्स मिले। फिर आप उसके बारे में और पढ़ोगे बुक्स में, ओल्ड मैप्स चेक करोगे, ब्रिटिश मैप्स चेक करोगे, गजेटियर्स चेक करोगे, सैटेलाइट इमेजेस चेक करोगे। कई बार ऐसे होता है कि वो रिवर सोर्स, ओल्ड रिवर सोर्स वहाँ से जाता हो तो इसीलिए वहाँ सेटलमेंट हो। तो अगर ये सारे रीजंस आपको हैं और आपको डेफिनेटली लगता है यहाँ साइट है, उसके बाद आप परमिशन के लिए अप्लाई करते हो। और फिर जब आपको परमिशन मिल जाती है तब ASI आप से? हाँ, तो ASI का एक टीम होता है जिसको काबा बोलते हैं, CABA। तो वो ऑर्गेनाइजेशन आपको परमिशन प्रोवाइड करता है और फिर आप बाद में परमिशन मिलने के बाद यू कैन स्टार्ट योर एक्सकवेशन। Okay. So excavation में then they start removing the settled soil or material. तो वो भी बहुत प्रोसेस होता है, मतलब एक टाइम पे आप 15 सेंटीमीटर से ज़्यादा टेक्निकली नहीं खोद सकते हो। तो आप पहले तो एक ट्रेंच लेते हो, साइट के हिसाब से आप डिसाइड करते हो कि आपको किस तरह का ट्रेंच चाहिए, मतलब वो स्टेप्स में होना चाहिए, क्वाड्रेंट्स में होना चाहिए, किस शेप में आपका ट्रेंच होगा, और फिर धीरे धीरे आप उसको खोदना स्टार्ट करते हो। तो यूजुअली 1 by 1 मीटर का होता है, 10 by 10 मीटर्स का होता है, डिपेंड्स, साइट के हिसाब से आपका ट्रेंच होता है। और फिर आप धीरे धीरे खोदना स्टार्ट करते हो। हर एक लेवल का जो मिट्टी होता है वो अलग से निकलता है, आप उसको साफ करते हो, उसको लिटरली हाथ से साफ करते हो कि अगर छोटे से छोटा पीस भी मिस नहीं होना चाहिए। तो फिर वो मिट्टी अलग होती है और उसमें का सामान अलग होता है, फिर आप नेक्स्ट लेवल पे जाते हो। एंड देन तो ये लैब्स में भी जाते हैं सारी चीज़ें? ये सब लैब्स में जाता है। कई बार आपकी जो सॉइल है वो टेस्टिंग के लिए जाता है, जो मटेरियल मिलता है वो टेस्टिंग के लिए जाता है। और अगर कोई ऑर्गेनिक मटेरियल हो जैसे बोन या और कुछ, तो फिर वो कार्बन डेटिंग के लिए जाता है। वो तो आप कोई साइट पे ऐसे गए हो एक्सप्लोरेशन के टाइम, एक्सकेवेशन के टाइम? हाँ। So I don't have much experience as far as this excavation is concerned. I have more exploration experience because exploration, as I said, कोई भी कर सकता है। उसके लिए आपको परमिशन की ज़रूरत नहीं है अनलेस कि वो एक प्रोटेक्टेड एरिया है या कोई ऐसे सिक्योर्ड जोन है। एक्सप्लोरेशन आप कहीं भी जाके कर सकते हो। तो एक्सप्लोरेशन इज समथिंग ना जो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि उसमें कैसे होता है कि आप लोगों से भी बात करते हो। सिर्फ इतना ही नहीं होता है कि आप जाके ज़मीन में ढूंढ रहे हो चीज़ें, आप लोगों से बात करते हो, उनको क्या पता है। कई बार बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें निकल के आती है। तो आई वुड से कि एक्सप्लोरेशन बहुत इंटरेस्टिंग है। आर्कियोलॉजी एक्सकवेशंस भी इंटरेस्टिंग है, बट वो बहुत टीडियस प्रोसेस है। इट्स नॉट लाइक कि इंडियाना जोन्स की तरह आपको हर दिन कुछ मिलेगा, ऐसे नहीं होता है। वो बहुत ही टीडियस प्रोसेस है, बट हाँ वो भी एक इंटरेस्टिंग प्रोसेस है। दोनों प्रोसेस का अपना मज़ा है। शायद नेशनल ज्योग्राफी की बात है, उसमें एक जॉश गेट्स करके उनका एक शो आता है। तो आई यूज्ड टू वॉच अ लॉट ऑफ दीज लाइक चैनल्स, नेशनल ज्योग्राफी, BBC Earth. So when I used to see Josh Gates, I was like, okay, so I mean, only Gates I knew at that time was Bill Gates. I was like, okay, all these Gates are doing big things, and I used to watch his shows a lot, and I was like, if I earn a lot of money, when I don't have to worry about money at all, then I'll go and explore and do all these things only, Right. you know, and I'll just go to every other country for 6 months and then explore there all these settlements and then see what is happening. So then that is when I started gaining a lot of interest in all of these things. ऐसी कोई, जैसे हमें हड़प्पा पता है, मोहनजोदारो पता है, ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं, हम पढ़ते भी हैं हिस्ट्री में, और मोहनजोदारो फिल्म बनाई जो सबको पता है, उतनी नहीं चली। बट आई वांट टू नो कि अभी ऐसे कोई एक्सकेवेशंस चल रहे हैं क्या जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि might give us a lot of data, a lot of information about the past, about history, about various other settlements, not just Harappa and हड़प्पन सिविलाइजेशन के अलावा भी कुछ ऐसा चल रहा है क्या? अभी तो काफ़ी एक्सकवेशंस चल रहे हैं वैसे कंट्री में। जैसे राखीगढ़ी का जो एक्सकवेशन हुआ था कुछ सालों पहले, वहाँ से हमको फर्स्ट हड़प्पन टाइम का DNA मिला है, जो कि एक बहुत ही लैंडमार्क डिस्कवरी था। ये राखीगढ़ी किधर है मैम? ये हरियाणा में है।
अच्छा, उधर ही पास में हाँ, ही है। तो ओके। वो हरप्पन हमको फर्स्ट हरप्पन डीएनए मिला है। उसके अलावा साउथ इंडिया में भी कीलड़ी करके एक साइट है, वहाँ पे भी एक्सकवेशंस चल रहे हैं। और कई ऐसे कॉलेजेस हैं इंडिया में, जैसे कि डेक्कन कॉलेज पुणे हो गया, या एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा हो गया, केरला यूनिवर्सिटी हो गया। ये कई यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, ये अपने अपने तरह से उनके स्टूडेंट्स को हर साल लेकर जाते हैं एक्सकवेशंस के लिए। तो उससे भी काफ़ी इंटरेस्टिंग डेटा मिलता है, ऐसे साइट से डेटा मिलता है जहाँ पे हमको पहले पता भी नहीं होता है। ओके। सो मैम, आई मीन जितना अभी तक मैंने एनालाइज किया या नोटिस किया है खुद से, जो नॉर्दर्न साइड है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल जो पूरा पटना का रीजन है, झारखंड का रीजन है, वहाँ से लेके मूविंग टुवर्ड्स द वेस्टर्न साइड, आई मीन फिर हरियाणा आता है, पंजाब आता है, ये इंडस रीजन आता है पूरा। आई मीन जितना मैंने नोटिस किया है, पहले के टाइम मेजर कॉलोनीज वर लिविंग इन दिस एरिया इटसेल्फ। बाकी जो नीचे की तरफ है डायरेक्ट साउथ में, और साउथ जो सेंट्रल इंडिया वाज नॉट रियली, आई मीन हैबिटेबल, वाज दैट द केस? नो, सो सेंट्रल इंडिया वाज हैबिटेबल। उल्टा, हाँ, मैं तो, क्योंकि गंगा यमुना बेसिन, जिसको हम गंगा यमुना दोआब बोलते हैं, वो काफ़ी फर्टाइल था। तो अलग अलग पीरियड्स में अलग अलग टाइम पे हम सेटलमेंट्स देखते हैं। जैसे हरप्पन पीरियड में अगर हम इंदस रिवर या घग्गर हाकरा रिवर के आसपास देखते हैं ये सेटलमेंट्स, तो धीरे धीरे ये गंगा यमुना की तरफ शिफ्ट होती जाती हैं। ओके। और जैसे महाराष्ट्र में हम देखें तो जो रिवर रीजन है, जैसे नासिक हो गया, तो हमको वहाँ पे दिखता है। फिर साउथ इंडिया में भी जो रिवर्स हैं उसके आसपास हमको सेटलमेंट्स दिखते हैं। तो इस तरह से, जैसे कावेरी रिवर हो गया, तो उस तरह से हमको सेटलमेंट्स रिवर्स के आसपास ही ज़्यादा दिखते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि बाकी जगह कुछ नहीं हो रहा था, बट क्लोज टू रिवर्स की वजह से सब वो सेटलमेंट ज़्यादा अच्छे से थ्राइव हुई। क्योंकि आर्कियोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में भी हम देखें तो जब एग्रीकल्चर इजीली जो है, जब एग्रीकल्चर सप्लाई इजीली होता है, तो बाकी चीज़ें भी उसके साथ आती जाती हैं। तो उस वजह से हमको वो सेटलमेंट्स वहाँ दिखते हैं। जैसे सरप्लस एक ऐसी चीज़ है, जैसे हम जो उगा रहे हैं या हमारे पास जो है, उससे अगर हमारे पास ज़्यादा हो तो ही हम बाकी चीज़ों में उसको यूज़ कर सकते हैं। ये हर चीज़ के लिए, ये पैसे के लिए हो गया, या हमारे पास जो भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं या जो भी बना रहे हैं, तो वो जब होने लगता है तब हम देखते हैं कि ये सेटलमेंट्स बड़े बड़े होते जाते हैं। तो वो विलेज से सिटी बनते जाते हैं, अर्बनाइज होते जाते हैं। तो वही केस हम देखते हैं कि इनका एग्रीकल्चर बहुत अच्छा था, तो इनको समझ गया कि हमको फुल टाइम एग्रीकल्चर करने की ज़रूरत नहीं है, अब हम बाकी चीज़ों में अपना टाइम दे सकते हैं। तो उस तरह से वो बढ़ते जाते हैं सेटलमेंट्स। ओके मैम, व्हाई आई आस्क्ड दिस नो, बिकॉज कई सारे एक्सप्लोरर्स आए हैं बाहर से, तो व्हेन दे यूज्ड टू कम टू इंडिया एंड दे आर लाइक कि द कंट्री इज़ वेरी डस्टी, the country, most of the part is inhabitable. I mean, because I think it is because the content, the amount of soil and sand here in India was more than any other place they were coming from. I mean, ज़्यादा उनके कंट्रीज़ में ज़्यादा आई थिंक रॉक्स की मात्रा ज़्यादा थी, या प्लेन लैंड्स बहुत थे जहाँ पे सॉइल या सैंड का इशू नहीं था। एम आई करेक्ट? सो ये पूरी तरह से करेक्ट नहीं है, बिकॉज हमारे पास बहुत अलग अलग एरियाज से ट्रैवलर्स आए। लाइक चाइना से वी हैव पीपल लाइक फाहियान या ह्यूनसैंग। हमारे पास अरब से बहुत सारे आए हैं। तो हर एक का अलग पर्सपेक्टिव था। मतलब उन्होंने अपनी कंट्री के बेसिस पे इंडिया को जज किया कि हमारे यहाँ ऐसा है बट यहाँ ऐसा है। कई जगह पे वो नेगेटिव है, कई जगह पे वो पॉजिटिव है, बट उनका बेसिस उनकी कंट्री रहा, इसीलिए वो चेंज हमको दिखता है। Why were these countries so different from India? ऐसा इसमें इंडिया के आई मीन ज्योग्राफी में ऐसा क्या स्पेशल था? तो हमारे पास आई वुड से वी हैव गॉट अ लॉट ऑफ वेरीड ज्योग्राफी। सिर्फ लोग ही हमारे अलग नहीं है, यहाँ पे ज्योग्राफी भी बहुत अलग है। हमारे पास रेन फॉरेस्ट भी हैं, तो हमारे पास ये एवरग्रीन फॉरेस्ट भी है, हमारे पास हिमालयाज़ भी है। तो हमारे पास एक बहुत ही वेरीड ज्योग्राफी है। और जब ये लोग इस कंट्री में या इंडिया में आते हैं तो उनको दिखता है कि, और जब when I say India over here, I'm saying it as the undivided India overall. Okay. The Indian subcontinent. The Indian subcontinent by itself. क्योंकि ये जब travelers आते हैं, that time India was undivided. Yeah. तो ये सारी जो varied geography है, मतलब उसमें हमने हिंदू कुश माउंटेन्स भी देखते हैं। हम सिर्फ हिमालयाज ही नहीं दिख रहे, हम वो सारे पासेस देख रहे हैं जिनको क्रॉस करते हुए ये लोग नॉर्थ वेस्ट से आए, या फिर ये सी रूट से आए हैं। तो वो सारे अलग अलग जोग्राफीज देखते हुए वो लोग आए हैं। और इंडिया का क्योंकि ट्रेड इतना प्रॉस्परस था, तो मोस्टली हमको ये भी दिखता है कि वो लोग हर जगह मेंशन करते हैं, एक कॉमन चीज़ जो बहुत सारे ट्रैवलर्स में हमको दिखती है कि इंडिया एक बहुत कलरफुल कंट्री है। तो
वो क्योंकि ये आज भी दिखता है कि आज भी अगर कोई फॉरेनर इंडिया है तो वो यही बोलेंगे कि इंडिया बहुत ही कलरफुल कंट्री है। तो ट्रेड है, वेरिएशन है, अलग अलग टाइप के लोग हैं, भाषा है, तो उस वजह से भी ये वेरिएशन हमको दिखता है। Okay, okay. If there was a place that you could take us through a time machine, what would that place be? ओके, सो आई वुड लाइक टू टेक यू टू नालंदा यूनिवर्सिटी। Okay. दैट बीइंग सेड इसीलिए क्योंकि हमको सोर्सेज से ऐसा पता चलता है कि जब आप नालंदा यूनिवर्सिटी जाते हो तो जस्ट इमेजिन कि हम समवेयर अराउंड 6th सेंचुरी में हैं, आज से 1400 साल पहले, एंड हम बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। व्हेन आई से यूनिवर्सिटी आई मीन कि वहाँ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी हैं, और जब आप उसके गेट पे जाते हो तो आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना है। तो ये गेट पे जा रहे हो, इसके लिए एंट्रेंस एग्जाम, सो लिटरली इट इज़ लाइक अ एंट्रेंस एग्जाम टू गेट इनटू द यूनिवर्सिटी। तो वहाँ पे जो गेट पे भी खड़ा होगा वो भी आपको क्वेश्चन कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि वो गेट पे खड़ा है मतलब वो सिर्फ एक वॉचमैन है, उसको भी इतना नॉलेज है कि वो आपको क्वेश्चन कर रहा है तभी वो आपको अंदर जाने देगा। द रेशियो ऑफ स्टूडेंट टू टीचर वुड बी 1:10 ओनली। इतने सारे टीचर्स और इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, और वहाँ पे फॉरेन का भी अगर कोई स्टूडेंट आता है और वो बहुत ही केपेबल है तो वो भी आगे चल के टीचर बन सकता है। तो हम देखते हैं कि जैसे यून सैंग आता है चाइना से इंडिया, वो नालंदा में रहता है और नालंदा में वो पढ़ता है और आगे जाके पढ़ाता भी है कुछ साल के लिए। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है, और ये हम देखते हैं कि बहुत सारे राजाओं ने बाद में भी चल के नालंदा यूनिवर्सिटी को काफ़ी पेट्रनेज दिया। और आज अगर नालंदा यूनिवर्सिटी में हम देखते हैं कि आगे चल के बहुत सारा जो है नुकसान हुआ, या हमको ये भी दिखता है कि वहाँ के सोर्सेज जो है, जो बुक्स थे, वो सब अभी नहीं है, बट चाइनीज सोर्सेज में हमको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सो आई मीन ये सारी चीज़ें जो हैं इस चाइना में ही हैं, ये सारे जो भी आर्काइव्स हैं नालंदा से नहीं, ये बाद में इंग्लिश में भी ट्रांसलेट हुए। Okay. और काफ़ी ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट ने जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बना तो उन्होंने ये सारी बुक्स को यूज़ करके फिर एक्सकवेशंस शुरू किए। एंड इज नालंदा द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग दैट यू according to you, or is there anything else? No, Nalanda is not the only one. आई वुड से बहुत सारे ब्यूटीफुल ऐसी या फैसिनेटिंग ऐसी जगह है जो हमको नहीं पता। जैसे अभी हम सिर्फ महाराष्ट्र का ही केस देख लें तो हम सिर्फ या तो अजंता एलोरा बोलेंगे या एलिफेंटा बोलेंगे, लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फोर्ट है महाराष्ट्र के साउथ में जिसको हम बोलते हैं नलदुर्ग। सो दिस नलदुर्ग फोर्ट कैन बी कॉल्ड एज द गेटवे टू साउथ जाने के लिए मेन जो फोर्ट था। और ये फोर्ट ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर्स में इसकी जो वॉल है वो जाती है। 114 बैस्टियंस हैं। अब इसका ये इंटरेस्टिंग फीचर है कि एक भी बैस्टियन का डिज़ाइन दूसरे से मैच नहीं करता है। जो बुर्ज बोलते हैं हम किले का, एक भी बुर्ज दूसरे से मैच नहीं करता है। ऐसे क्यों? क्योंकि ये लैंड फोर्ट है, ये हिल फोर्ट नहीं है, किसी एकदम बड़े इस पे नहीं बनाया हुआ, हिल पे नहीं बनाया हुआ, पहाड़ी पर नहीं बनाया हुआ, ये लैंड पे बना हुआ है। तो अब लैंड पे अगर फोर्ट है तो वो सबसे वीक फोर्ट कंसिडर किया जाएगा क्योंकि कोई भी आकर अटैक कर सकता है। बट ये 114 जो बुर्ज हैं उन्होंने ज़मीन के ये देख के कि टेरेन कैसा है, कितना ऊंचा है कितना नीचा, ये देखते हुए वो बुर्ज बनाया। मतलब आप ऐसे समझ लो कि एक कैटलॉग है एक बैस्टियंस का कि मुझे अच्छा नलदुर्ग के नंबर 10 बैस्टियन जैसे सारे बैस्टियंस चाहिए मेरे फोर्ट में, ऐसे इस तरह से वो पूरा कैटलॉग है। और इतने सुंदर सुंदर बैस्टियंस है उसमें। एक बहुत ही सुंदर है जिसे हम 9 बुर्ज बोलते हैं। तो वो ऐसा है कि 9 छोटे छोटे पेटल्स हैं, और फिर आप उसको अगर एरियली अगर आप उसको फोटोग्राफ करोगे तो आपको दिखेगा कि वो एक्चुअली एक लोटस फ्लावर है और उसके 2 बर्ड्स हैं। मतलब ये आप नॉर्मली जमीन पे देख ही नहीं सकते हो, आपको सिर्फ ऐसे दिखेगा कि बहुत सारे बुर्ज ज्वाइन किए हुए हैं एक साथ, सिलेंडर्स ज्वाइन किए हुए हैं एक साथ। बट ये आप एरियली देखोगे तो आपको समझ में आएगा। मतलब ये जब प्लान किया गया था ये फोर्ट, तब जो बना रहा था या जो आर्किटेक्ट था उसको पता था कि ऊपर से कैसे हाँ ऊपर से कैसे दिखेगा। तो आई मीन उस टाइम तो ऐसा कुछ था नहीं हमारे पास कि हम हवा में जाके देखें। लेकिन ये प्लान जब बनाया गया तो उन्होंने ऑन पेपर ये प्लान बनाया फोर्ट का। ये फोर्ट बनता है इब्राहिम आदिल शाह द सेकंड के टाइम पे। मैम व्हाट टाइम इज दिस? सो दिस वुड बी समवेयर अराउंड द 16th-17th सेंचुरी के आसपास, राइट? ओके, सो द लास्ट मुगल एम्परर्स का जो टाइम था। नहीं, ये मुगल में नहीं आता है इब्राहिम आदिल शाह।
Okay. This is the Adil Shahi of the South. Okay. And how is that different? मतलब So हमको नॉर्थ में 5 सल्तनत पीरियड में मालूम है कि फर्स्ट वी हैव द स्लेव डायनेस्टी, देन वी हैव द खिलजी डायनेस्टी, देन तुगलक एंड सैयद एंड लोधीस. सिमिलरली साउथ में बहुत 2 इम्पोर्टेंट बड़े डायनेस्टीज हमको पता है, विजयनगर और बहामनी. जब बहामनी सल्तनत डिसइंटीग्रेट हो रहा था तो उनके 5 इम्पोर्टेंट लीडर्स ने अपने अपने एरियाज में अपने अपने एम्पायर्स बना लिए. तो वी हैव द आदिल शाही ऑफ बीजापुर, the Nizam Shahi of Ahmednagar, then we have the Barid Shahi of Bidar, okay, then we have the Golconda, the Qutub Shahi of Golconda, and the Imad Shahi of Berar. तो इस तरह से 5 शाही साउथ में भी थे. okay. तो उनमें से एक है. तो हम इसके बारे में बहुत कम डिस्कस करते हैं. हाँ, साउथ आई मीन ऐसा क्यों है कि हमें जो दिल्ली के सेंट्रल है, मतलब दिल्ली के अराउंड जो भी सेटलमेंट्स थे, जो भी डायनेस्टीज थी या जो भी एम्पायर्स थे, उसके बारे में बहुत ज़्यादा वी नो, बट नॉट अबाउट द नॉर्थ ईस्टर्न साइड और द सदर्न साइड ऑफ. तो हमारी जो हिस्ट्री है, हम जो स्कूल्स में पढ़ते हैं, वो काफ़ी नॉर्थ सेंट्रिक है. या वी डू नॉट टॉक अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द साउथ. वी डोंट टॉक अबाउट द होता भी है तो स्कूल में बहुत एक छोटे पैराग्राफ में हम सारे डायनेस्टीज पढ़ लेते हैं. लाइक हमको ये भी नहीं पता है कि देयर वर 2 टाइप्स ऑफ चोला डायनेस्टीज. So वो है. हमको ये भी नहीं पता कि चोलास were the first ones to colonize the east of areas of like going east of India. Okay. वो भी हमको नहीं पता है. और कई ऐसे डायनेस्टीज हैं जैसे ओडिशा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, यहाँ के डायनेस्टीज के बारे में तो हम बात भी नहीं करते कि यहाँ पे कोई इंटरेस्टिंग डायनेस्टीज हुए होंगे. तो ये इसका रीजन ये नहीं है कि हमको साउथ को इग्नोर करना है या ऐसे कुछ, बट हम कॉलोनियल हिस्ट्री जो है उन्होंने नॉर्थ पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किया और वही हमने कंटिन्यू किया आगे तक. सो इज इट ऑल्सो बिकॉज आई मीन जब हम अगर जैसे ये बहुत ज़्यादा सवाल आता है कि लोग मुग़ल हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, बाकी सारी हिस्टोरिकल चीज़ों के ऊपर क्यों नहीं हम लोग बात करते या क्यों उसका मेंशन नहीं है. I mean, one thing is that they were documenting everything when they were evolving. Right. So अगर हम सिर्फ बायोग्राफीज की बात करें तो बादशाह नामा भी था, अकबर नामा भी था, बाबर नामा भी था. सब ने अपने अपने टाइम पे अपने ही अपने पूरे इतिहास के बारे में लिखा, अपने पूरे प्रेजेंट टाइम में लिखा. भले उनकी बहनों ने लिखा या उन्होंने अलग से कैलीग्राफर्स को हायर किया, बट वो सारी चीज़ें हम बाकी डायनेस्टीज़ के बारे में, बाकी रीजनल एम्पायर्स के बारे में उतना नहीं जानते हैं. ईदर वी अब नो अबाउट देम बिकॉज ऑफ ओरल आई मीन ट्रांसलेशंस अक्रॉस आवर जनरेशंस, या तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मेंशन है या इन्हीं स्क्रिप्चर्स में कहीं ना कहीं मेंशन्ड है कि हाँ उनके साथ हमारे कैसे ताल्लुकात हैं, उनके साथ हमारे कैसे रिलेशंस हैं. तो अब एक हो गया ओरल, एक हो गया लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन. इज देयर एनीथिंग एल्स? सो ऑल्सो लैक ऑफ सर्वाइवल ऑफ डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि हम कई मटेरियल चीज़ें ऐसे भी है जो हमारे पास अभी बची नहीं है. जो पेपर है जो इंडिया से ओरिजिनली शुरू में आता था वो उतना अच्छा नहीं था, तो वो भी है कि वो सर्वाइव नहीं करता है इंडिया के वेदर में. वो भी एक रीज़न है. और दूसरा ये कि हम जो किंग्स को देखते हैं, जैसे अशोका के बारे में हमको काफ़ी रिटन सोर्सेस मिलते हैं जो सिर्फ इंडिया से ही नहीं आते. काफ़ी हमारे अशोकन सोर्सेस श्रीलंका से भी आते हैं अशोका के बारे में. तो और मटेरियल जो उन्होंने यूज़ किया, जैसे अशोकन पिलर्स या इंडिक्स जो हैं वो पिलर्स पे है, इसीलिए वो सर्वाइव हो गया. या हम समुद्रगुप्त के बारे में देखते हैं, वो भी एक इंस्क्रिप्शन है तो वो सर्वाइव हो गया. या साउथ में भी हम देखें तो काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने टेम्पल्स में लिखी, तो वो जो स्टोन पे है वो सर्वाइव हो गया. जो बाकी मटेरियल पेपर या इस पे लिखा गया है या जो लीव्स पे लिखा गया है वो सर्वाइव नहीं करता है इंडियन वेदर में. तो वो भी एक डिफरेंस है. और प्लस पेपर भी 13th सेंचुरी में आया, तो उसके पहले की चीज़ें ज़्यादा हुए हैं नहीं हमारे पास, राइट. और आफ्टर द कमिंग ऑफ इस्लामिक
रूलर्स हम ये देखते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी बढ़ जाता है। मतलब उनके कोर्ट में एक ऐसा ऑफिसर होता है जो रोज़ की डॉक्यूमेंटेशन करेगा कि आज ये हुआ, आज ये आया था, फिर बादशाह ने ये बोला। तो ये डे टू डे डॉक्यूमेंटेशन होता है। क्या ये सारे अवेलेबल हैं हमारे लिए? बहुत हद तक ये सारे अवेलेबल हैं। और अगर आप ओरिजिनल सोर्सेज जाओ, अगर आपको लैंग्वेज पढ़ना आता है तो वो और भी अच्छा है क्योंकि आप ओरिजिनल सोर्सेस पढ़ते हो। बट इसमें एक चीज़ ध्यान में रखना है कि हमको सब आंख बंद करके विश्वास नहीं रख लेना है, वो क्योंकि उनके पर्सपेक्टिव से जो लिखा लिख हुआ रहे है। हैं वो उनके पर्सपेक्टिव से लिख रहे हैं, और अगर वो बादशाह ने बोला है लिखने के लिए तो वो बादशाह के बारे में बुरा नहीं बोल सकते। तो वो भी एक आपको ध्यान में रख के पढ़ना है। जो इंडिया की आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री है उस पे कितना इम्पैक्ट ब्रिटिशर्स ने डाला है, बोथ नेगेटिवली एंड पॉजिटिवली? ओके, तो हम लोग दोनों भी डिस्कस करेंगे। वील स्टार्ट विद द पॉजिटिव्स फर्स्ट। ओके। तो जब इंडिया में फर्स्ट टाइम ब्रिटिशर्स आते हैं तो दे आर वेरी इंटरेस्टेड टू नो कि इंडिया की हिस्ट्री क्या है, क्योंकि उनको कुछ हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं, कुछ मॉन्यूमेंट्स दिखते हैं जिसके बारे में उनको कुछ नहीं पता है। तो हम देखते हैं कि स्टार्टिंग में देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ओरिएंटलिज्म व्हिच हैपेंस, कि उनको इंडिया के बारे में पढ़ना है, इंडिया के बारे में जानना है। तो जो शुरू के जो लोग आते हैं ब्रिटिशर्स, वो आर्कियोलॉजी के बारे में भी काफ़ी पढ़ाई करते हैं इंडिया के, एंड हिस्ट्री के बारे में भी। सो व्हेन आई से आर्कियोलॉजी के बारे में, मतलब आर्कियोलॉजी डिडंट एग्जिस्ट एज अ सब्जेक्ट, बट इंडियन जो भी मॉन्यूमेंट्स हैं या हिस्ट्री है उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, संस्कृत सीखने की कोशिश करते हैं, लोकल लैंग्वेजेस सीखने की कोशिश करते हैं। और दे एस्टैब्लिश एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड एज द एशियाटिक सोसाइटी एट कैलकाटा। तो वहाँ से स्टार्ट होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि फर्स्ट म्यूजियम आता है इंडिया में। उसके बाद हम देखते हैं कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश होता है। तो ये सारा जो पीरियड है इसको हम ओरिएंटलिज्म बोलते हैं। इसके बाद थिंग्स स्टार्ट चेंजिंग जब 1857 होता है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि उनको ये समझ में आ गया कि अब हम इंडियंस को स्टडी करने की जगह लेट अस मेक देम फील यू नो ब्रिटिश रूल इज समथिंग लाइक अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर देम टू डेवलप देमसेल्व्स। या ब्रिटिश रूल जो है वो उन पे एक बहुत बड़ी मतलब दुआ है भगवान की कि वो ब्रिटिश आकर इन पे रूल कर रहे हैं। सो वी सी अ न्यू कॉन्सेप्ट कमिंग इन कॉल्ड एज द व्हाइट मैन्स बर्डन। ओके। तो ये ब्रिटिश हम पे पोज करते हैं कि ये व्हाइट मैन के ऊपर दिया हुआ बर्डन है कि उनको सारी दुनिया को सिविलाइज करना है या दुनिया को बेटर करना है, और वो बर्डन लेके हम यहाँ आए हैं और आपको हम बेटर करेंगे। तो ये एक डिफरेंस होने लगता है यहाँ से। और यहाँ पे भी हम देखते हैं कि आर्कियोलॉजी और हिस्ट्री के बारे में वो लोग पढ़ते हैं, बट यहाँ से हम देखते हैं कि वो अपने इंटरप्रिटेशंस लगाते जाते हैं ये सब चीज़ों के लिए। और ये काफ़ी नेगेटिवली इम्पैक्ट होता है क्योंकि जो इंडियंस उस वक्त इंग्लिश सीख रहे हैं या जो नए ब्रिटिश ऑफिसर्स इंडिया में आके रूल करने वाले हैं वो सारे यही बुक्स पढ़ के सीखते हैं। तो वो एक पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है उस पूरी जनरेशन का। और फिर काफ़ी हद तक वही सिलेबस हम उसको आगे बढ़ाते जाते हैं विद माइनर चेंजेस। तो उसी वजह से हम देखते हैं कि ये नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। बट शुरू में जो काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ उससे रिसर्च काफ़ी डेवलप हुई इंडिया के हिस्ट्री के तरफ। जैसे हम देखते हैं कि जेम्स प्रिंसेप करके एक थे, उन्होंने ब्राह्मी और खरोष्ठी लैंग्वेज जो है स्क्रिप्ट जो है वो डिसाइफर की। तो उस वजह से हमको अशोका के बारे में काफ़ी पता चला। तो इस तरह से जो शुरू में उन्होंने काफ़ी अच्छे चीज़ें की, उस वजह से हमको बहुत फ़ायदा मिला जो अभी भी है। उनके कई ऐसे बुक्स हैं, कई ऐसे सोर्सेस हैं जो अभी भी बहुत वैलिड हैं इंडियन आर्कियोलॉजी को समझने के लिए। I've also heard that they destroyed a lot of our archaeological evidences. So they didn't destroy a lot of our archaeological evidences. बहुत सारी चीज़ें इंडिया से चली गई क्योंकि उस वक्त पहले शुरू में वो रूल नहीं था कि आप इंडिया से कोई चीज़ें लेकर नहीं जा सकते। तो काफ़ी सारी चीज़ें इंडिया से चली गई। एंड व्हेन आई से दिस आई डोंट मीन द कोहिनूर, बिकॉज कोहिनूर एक बहुत ही अलग ट्रीटी से इंडिया के बाहर गया था। It's good that it went away because it was cursed. वो काफ़ी सारे ये थियरीज हैं उसके आसपास, पर पहले ये रूल नहीं था। तो काफ़ी सारी इंडियन चीज़ें वहाँ पे है। बट हाँ, ये भी मैं बोलूँगी कि वो नेगेटिवली इम्पैक्ट हुआ क्योंकि हम अपनी हिस्ट्री से बहुत दूर होते गए उस वजह से, या हम अपनी हिस्ट्री से अपने आप को एसोसिएट करना भूल गए। तो वो भी हुआ और उस वजह से एक नई तरह की हिस्ट्री आई हमारे पास नेशनलिज्म के थ्रू। तो वो हिस्ट्री में काफ़ी चीज़ें एग्जैजरेट करके बताई गई और उस वजह से हमारा जो हिस्ट्री से कनेक्शन है
वो बहुत ही अलग तरह का कनेक्शन हो गया। मतलब हम हर चीज़ को वाइट या ब्लैक में डिवाइड करने लगे, हम ग्रे पर्सपेक्टिव भूलते चले गए। तो वो भी एक बहुत अलग तरह से इफेक्ट हुआ हमारे हिस्ट्री पे या हमारे हिस्ट्री के अंडरस्टैंडिंग पे। तो मैम आज प्रेजेंट डे में क्या हम हिस्ट्री को उसका ड्यू दे रहे हैं थ्रू रिसर्च और इवन थ्रू पुटिंग इट आउट इन फ्रंट ऑफ स्टूडेंट्स एंड अदर पीपल? तो अभी जो मैं देख रही हूँ ना, कोविड के बाद से काफ़ी अच्छी तरह से चीज़ें हो रही हैं, बिकॉज हम देख रहे हैं कि हर एक इंसान डॉक्यूमेंट कर रहा है या हर एक इंसान उस बारे में जानने के लिए, या जैसे हम देखते हैं पर्सपेक्टिव भी बदल गया है, क्योंकि कोविड के पीरियड में लोगों को काफ़ी नई चीज़ें पता चली जो उनको नहीं पता थी। जैसे हम देख रहे हैं कि इंजीनियर्स हो गए, वो अपनी जॉब्स छोड़ के अब हिस्ट्री या हेरिटेज में देख रहे हैं या वहाँ उस तरफ स्टार्टअप्स इस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो ये एक नई चीज़ है। तो कोविड के बाद येस आई वुड से बहुत कुछ चेंज हुआ है, बट फिर भी उतना नहीं हुआ है जितने की ज़रूरत है। आई मीन आपने बोला हिस्ट्री हेरिटेज रिलेटेड स्टार्टअप्स हैं, कुछ है मतलब जो आपको मालूम है? तो काफ़ी ऐसे टूरिस्ट मतलब जैसे हेरिटेज वॉक्स हो गए, ये काफ़ी ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो स्टार्ट हुए हैं, या काफ़ी ऐसे लोग हैं जिन्होंने खुद ही हेरिटेज वॉक्स कंडक्ट करना स्टार्ट कर दिया है। तो ये एक चीज़ हुई है। बट जैसे हम देखते हैं ऑन द नेगेटिव साइड, कॉलेजेस में हिस्ट्री के लिए लोग कम एडमिशन्स लेते हैं बिकॉज दे फील कि हिस्ट्री लेके देयर इज नो स्कोप टू गो अहेड। तो ये एक पर्सपेक्टिव है जो चेंज नहीं हो रहा है। देयर स्टिल अ गैप बिटवीन एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री से मिलेगा या नहीं मिलेगा। और मैम प्लस वो बहुत लंबा प्रोसेस भी तो है। आई मीन बाकी कई सारी चीज़ों में है, वी डू इट फॉर 3 years एंड देन वी फाइंड अ जॉब और एन इंटर्नशिप एंड देन वी ग्रो अब। Right. वंस वी आर 21 22 वी नो वी कैन सी दैट या द मनी इज कमिंग एंड वी कैन सी द ग्रोथ इन नेक्स्ट 5 years। बट व्हेन वी आर स्टडिंग समथिंग आर्ट सेंट्रिक, ह्यूमैनिटी सेंट्रिक, हिस्ट्री हो, पॉलिटिक्स हो, वी हैव टू study at least for 5 years and then see what are we capable of doing. Are we getting some jobs anywhere else, or is it like we have to stick to teaching? So I mean we feel कि हमें बोला जाता है कि this is what I also used to feel कि यार ह्यूमैनिटीज़ में बहुत ज़्यादा अब चांसेस हैं और we have endless opportunities now, पहले जैसा नहीं है। But when I started thinking कि हाँ I want to study history or I want to study anything related to the humanities as a subject, मेरे पास आगे एवेन्यूज क्या आएंगे टू अर्न मनी। सो इट वाज लाइक कि यार बहुत फार फेच्ड है, मतलब बहुत दूर जाना पड़ेगा मुझे। इंस्टेड ऑफ दैट इफ देयर आर अ लॉट ऑफ ईजियर वेज टू डू इट। सो आई थिंक दैट इज व्हाई पीपल आर नॉट ऑप्टिंग फॉर इट। आई मीन आई ऑप्टेड फॉर इट बिकॉज लाइक आई एम नॉट गोइंग टू स्टडी एनीथिंग एल्स बिकॉज आई didn't have any interest in anything else. So I opted for it, but it's not the same case with everyone. I've known people who have been so much interested in all these subjects, but they had to opt for other subjects, Right. be it commerce or be it science. So है ऐसा ही है अभी भी या और ज़्यादा अलग अलग अपॉर्चुनिटीज हैं अवेलेबल? द फर्स्ट प्रॉब्लम इज लैक ऑफ अवेयरनेस कि हमको एज आई सेड कि हमको पता ही नहीं कि हिस्ट्री लेके और हम क्या क्या कर सकते हैं। तो इट्स नॉट कि बैचलर्स लेके आप वहीं पे रुक जाओ, बहुत सारे एवेन्यूज हैं। टूरिज्म एक एवेन्यू हो गया, इसके अलावा आर्काइव्स जो है वो एक दूसरा ऑप्शन है। अगर आपको आर्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप आर्ट गैलरीज में ट्राई कर सकते हो, म्यूजियम्स में ट्राई कर सकते हो, तो म्यूजियोलॉजी हो गया, वो एक ऑप्शन है। इसके अलावा अगर आपको सिविल सर्विसेज में इंटरेस्ट है तो वो भी एक ऑप्शन है कि सिविल सर्विसेज, क्योंकि हिस्ट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है उसके लिए। या फिर अगर आपको रिसर्च में जाना है तो आप फुल टाइम रिसर्च में जा सकते हो। अगर आप आर्किटेक्चर कर रहे हो, जैसे अगर आप फुल टाइम आर्किटेक्ट हो तो आप आगे जाके हिस्ट्री बैकग्राउंड लेके कंजर्वेशन आर्किटेक्ट बन सकते हो। या फिर इतने सारे एवेन्यूज हैं कि आप साइंस लेके, आर्कियोलॉजी लेके बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। जैसे अब बहुत सारे लोग अभी आर्कियोबॉटनी कर रहे हैं, तो आप बॉटनी है बट आप आर्कियोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में उसको देख रहे हो, या पैलियोबॉटनी है तो आप उसको और भी उसके पहले के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हो। तो इस तरह से अलग अलग सब्जेक्ट्स, आर्कियोकेमिस्ट्री ले सकते हो। तो जैसे जो हमने बोला कि जो लैब्स में जाते हैं तो आर्कियोलॉजिकल बैकग्राउंड से केमिस्ट्री को स्टडी कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें भी आ जाती हैं उसमें। बट ये अवेयरनेस पहुंचा ही नहीं है स्टूडेंट्स तक। And why is that? So there's a gap because a lot of historians and archaeologists have been in their own shells. वो रिसर्च के बियॉन्ड जाके स्टूडेंट्स से जो है वो कम्युनिकेशन बहुत कम है, या कॉमन पीपल से कम्युनिकेशन बहुत कम है कि ये सब भी हो सकता है। तो वो अभी तक उस तरह से रिफ्लेक्ट नहीं हो पाया। So people like people who have studied history, students of history who are already studying अभी, and professors.
इनकी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज कम्पेयर टू अदर्स, कि वो लोग स्टूडेंट्स तक पहुँचे या कॉमन पीपल तक पहुँचे या स्कूल्स में पहुँचे, या क्योंकि वो लोग ही पर्सपेक्टिव चेंज कर पाएंगे। जब ये पर्सपेक्टिव चेंज होगा कि सिर्फ हिस्ट्री लेके आपको ये सिर्फ टीचर ही नहीं बन जाना है, या हिस्ट्री लेके सिर्फ आपको डेट्स और नाम में नहीं फंसना है, तो वो आगे चीज़ें बदलेंगी। So ma'am, why have they failed till now? A lot of them have, as I said, been in their own shells, कि वो चेंज ही नहीं कर पाए हैं लोगों का पर्सपेक्टिव कि हिस्ट्री मतलब वो उसके बिना अगर आप सिखा के देखो किसी को हिस्ट्री, तो बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी। अगर हम हिस्ट्री को एज ए सेड कि ब्लैक और वाइट में ना रखते, अगर हम एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से सिखाएं या एक ह्यूमन पर्सपेक्टिव से सिखाएं, आई थिंक ह्यूमन इज़ द करेक्ट वर्ड, कि ये इतना ग्रेट नहीं था, ये एक ह्यूमन था, तो वो मिस्टेक्स भी कर सकता है, वो अच्छे से भी रह सकता है, वो गलतियाँ भी कर सकता है, तो शायद चीज़ें बदलेंगी। कि ऐसे नहीं लगेगा कि अरे ये तो बहुत साल पहले हुआ था तो ये मुझसे बहुत दूर है, नहीं, वो भी एक ह्यूमन था जैसे मैं हूँ, तो भी काफ़ी चीज़ें बदलेंगी। तो जब आपको इंटरेस्ट आएगा ना कोई चीज़ में, तो आप ऑटोमेटिकली उसके लिए खुद ही उसको अपना सोर्स ऑफ लाइवलीहुड बनाना चाहोगे। ओके, तो मैम इससे मेरे दिमाग में दो सवाल आ रहे हैं। एक कि व्हाट डू यू थिंक इज द फ्यूचर ऑफ आर्कियोलॉजी इन इंडिया एंड व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ हिस्ट्री इन इंडिया अकॉर्डिंग टू यू? I think both have to come together. It is high time that we stop saying, you are a historian, you can't be an archaeologist, or there is no scope for archaeology in you, or if you are an archaeologist then you can't go into history. There's high time कि वो blinkers हम छोड़ दें और दोनों एक साथ आके काम करें, and we get better conclusions. We get into public history and public archaeology. We talk to the public. We don't be in our ivory towers. Yeah. And we come out of it and make it people's history or people's archaeology, people's past, rather than just talking about the history of an artifact or the history of a particular place. Let us make it people's history. Nice. If me as a podcaster, I want to go ahead and talk about history and talk about history in such a way that people get more and more aware about these things, what are things according to you I should follow? So a basic thing that I think everybody should do, not just a historian or a person who has a background in history or archaeology, आप बहुत सारे फोटोज खींचो। मतलब क्योंकि जैसे देखो, if you're in a village or even in a town today for that matter, अगर आप कोई एक शॉप है जहाँ पे आप बचपन से जा रहे हो, अगर आप 2-3 साल बाद जाओगे वो शॉप वहाँ नहीं होगी, बट दैट शॉप हैड अ हिस्ट्री, दैट प्लेस हैड अ हिस्ट्री, राइट? तो वो अगर आपके पास फोटो है, एटलीस्ट यू हैड डॉक्यूमेंटेड इट इन सम फॉर्म, तो वो डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई बार ऐसे होता है कि कोई हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट है, हम उसको फोटो लेकर रख लेते हैं और बाकी दुनिया को शायद नहीं भी पता हो या हमको भी नहीं पता हो वो चीज़ का क्या इंपॉर्टेंस है, बट आगे चल के कभी ना कभी वो चीज़ वहाँ पे थी, उसका वो कॉन्टेक्स्ट एस्टैब्लिश हो जाता है वो चीज़ कि कई जगह, जैसे अभी भी कई बार ऐसे होता है कि कई हिस्टोरिकल चीज़ों के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन होती है बट हमको पता ही नहीं होता है कि ये कैसे एग्जिस्ट करते हैं। देन वी गो टू ब्रिटिश पीरियड स्केचेस, तो ब्रिटिश ने उसके लिए वो ड्रॉ ही नहीं किया है कि वो हिस्ट्री बचा रहे हैं इंडिया की, बट वॉट एवर दे सॉ दे वर ड्रॉइंग, तो वो डॉक्यूमेंट हो गया एटलीस्ट। तो एटलीस्ट हमारे पास कुछ तो प्रूफ है कि ये इस तरह से था, वो बताने के लिए। ओके।